हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इसी साइंस जोन। डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय चंद्राकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इसी साइंस जोन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं देखिए, है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कंटेंट्स इस प्रकार से हैं। तो आप सबको मैं पहले से बता दूं, कुछ कंटेंट्स जो हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो जो पार्ट्स छूट गए हैं उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। तो वो कंटेंट्स हैं, फर्स्ट द स्टोरी ऑफ द एटम, डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। ये दोनों हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे इज एटम इंडिविजुअल, गोल्डस्टीन एंड कैनल रेस, थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स, ये देखेंगे। उसके बाद बोरबरी स्कीम और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो वक्त जाया ना करते हुए देखते हैं इस एटम इंडिविजुअल। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इसमें इज एटम इंडिविजुअल। तो आपको पता है क्या एटम इंडिविजुअल है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस एटम इंडिविजुअल में देखते हैं कि दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट एक का नाम क्या था? जे थॉमसन, जो साइंटिस्ट फिजिशियन जे थॉमसन एंड जर्मन साइंटिस्ट गोल्डस्टीन। ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है अप्रिशिएट है। एक तरफ अगर देखा जाता है तो एक तरफ गैस की कंडक्टिविटी है ना, गैस की जो कंडक्टिविटी है उस पर डिफरेंट रिसर्च चल रहे थे। इसी के दौरान जे थॉमसन और गोल्ड स्टीन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही अप्रिशिएट है। तो इसमें देखा गया जब जब एक तरफ क्या रहती, जो गैस हैं उसकी कंडक्टिविटी पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा था। उसी दौरान गोल्ड स्टीन और जे थॉमसन ने रिसर्च किए कि एक जो ट्यूब जो रहता है जिसमें पूरा फुल फिल, ये जो ट्यूब दिख रहा है उसमें फुल फिल क्या भरा रहता है, आपका गैस भरा रहता है। ठीक है, अब गैस में क्या डाला जाता है, आपको हाई वोल्टेज का क्या डाला जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड डाला जाता है। तो इसमें से एक साइनी रे, जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रही है ऐसा, साइनी रे जब निकलता है तो जो क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, नेगेटिविटी रहता है। तो उसी को गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया, कैथोड रे। तो ये इसी से नाम पड़ा इसका, कैथोड रे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुस्टर्स, इसके बाद आता है सुस्टर ने भी सेम टाइप का जो रेज है उसको लेकर के क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। जो सुस्टर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैथोड रे को लेकर के, है ना, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। उसमें से एक था सुस्टर्स, है ना। सुस्टर ने क्या किया कि ये जो आपका जो कैथोड रे उसको लेकर के क्या किया, उन्होंने दोनों तरफ एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट और क्या मेटॉलिक प्लेट लगा दिया। ठीक है, कैथोड रे को लेकर के यहाँ पे देख सकते हो, जिसको एक को एनोड और एक को कैथोड, मतलब दो टाइप का क्या लगाया था इसमें, मेटॉलिक प्लेट लगाया था। और उसके बीच से कैथोड जो रे दिख रहा है यहाँ से, है ना, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कैथोड रे, यहाँ से क्या किया था, उसको कैथोड रे को गुजारा। तो उसने देखा कि जैसे यहाँ से कैथोड रे यहाँ से गुजरता है तो इसमें दो चार्ज रहते हैं ना, जो एक एनोड रहता है और एक कैथोड रहता है। तो इसमें जो कैथोड का जो रे निकलता है वो किस तरफ चला जाता है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इससे उन्होंने बताया, कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रे जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। इस कारण से वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव जो चार्ज जो रहता है उसके तरफ क्या हो गया, वे अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से पता चला कि जो कैथोड रे जो होती है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहती है, निगेटिव रहती है। इसी को जाकर के आगे थॉमसन ने जो इसके मास और इसके जो चार्ज जो रहते हैं इन सबको कैलकुलेशन करके देखा। तो आगे देखते हैं इसमें, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे जाकर के थॉमसन ने बताया कि जितने भी जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं उन सब का मास और उसका जो चार्ज है दोनों को गणना करके देखा, कैलकुलेशन करके देखा कि कैथोड चाहे किसी भी मैटर्स का बना हो, उससे जो निकलने वाली जो रेस है ना, कैथोड रेस, है ना, उसका नेचर क्या रहता है, हमेशा एक ही जैसा रहेगा। इस कारण से उन्होंने इस पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स
ऑफ ऑल एटम्स। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उन सब के जो एटम्स हैं उन सब का क्या रहता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब अपरमाणु कण होते हैं। इस तरीके से थॉमस चैलेंज द लॉन्ग हैल्ड बिलीव दैट एटम इज इंडिविजिबल। जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इस लंबे समय से चली आ रही मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है या फिर एटम एज इंडिविजुअल, है ना, उसको क्या बोला, थॉमसन ने चुनौती दी थी। और जे थॉमसन को ही इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के लिए फिजिक्स में सन 1906 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो ये रहा आपका सफ़र एटम इंडिविजुअल का। तो आगे देखते हैं गोल्डस्टीन एंड कैनल रे। इसके बाद आता है आपका गोल्डस्टीन और कैनल, गोल्डस्टीन एंड कैनल रे। इसमें गोल्डस्टीन इन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन 1886 में गोल्डस्टीन ने जो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स थे या फिर पॉजिटिव रेज थे उसका डिस्कवर किया उन्होंने, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, एनोड या फिर कैनल रे कहा। गोल्डस्टीन का जो प्रयोग है इससे जाहिर होता है कि कैनल रे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से बनी होती है। और उनके जो नेचर और उनका नेचर किस पे डिपेंड करता है, ट्यूब में जो फिल हुई गैस है उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। उन्होंने यह देखा कि एनोड किरण या फिर एनोड रे का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग था। मतलब एनोड रे का चार्ज और मास क्या था, डिफरेंट था। मतलब कोई भी जो ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये है ना, इसमें किसके नेचर पर डिपेंड करता है, गैसों के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि ये जो रे जो दिख रही, ठीक है, ये रे किसकी, ये रे किसकी, जो ट्यूब में भरी जो गैस है उसको जितना भी उसको हाई वोल्टेज दिया जाता है या फिर उसको आयनाइजेशन उत्पन्न होता है उसमें, तब ये क्या करता है, ये रे निकलता है। इस तरीके से कैनल रे का डिस्कवर से परमाणु की न्यूट्रल नेचर की व्याख्या हुई। अर्थात परमाणु में धनावेश और ऋणावेश भाग होते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जब वो कैनल रे जो रहता है, इसमें जो ट्यूब में जो भरी जो गैस जो रहता है वो क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन हो जाने के कारण से क्या होता है, इसमें से जो पार्टिकल्स जो होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करता है, एक निगेटिव चार्ज अप्लाई करता है, दोनों। ठीक है, अब देखते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल में देखते हैं कि जे थॉमसन गेव द प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। जो जे थॉमसन जो थे उन्होंने क्या दिया था, प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम को प्लम पडिंग मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहते हैं ना, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड इन सच वे दैट द चार्ज आर बैलेंस। उसमें बोला गया कि द एटम हैज़ ए स्फेरिकल क्लाउड। मतलब बोल सकते हैं कि एटम में क्या रहता है, एक प्रकार का स्फेरिकल क्लाउड है जिसमें कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दोनों चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली क्या रह जाता है, न्यूट्रल। मतलब चार्ज दोनों क्या रहता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसमें बोला गया है किसमें, द रेड पोर्शन ऑफ द वाटर मेलन इज द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो देख सकते हो आप, है ना, प्लम पडिंग मॉडल में देख सकते हो, इसमें वाटर मेलन का एग्जांपल दिया गया। इसमें जो रेड पार्टिकल जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, वो कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। और जो आपका ब्लैक है ना, ब्लैक सीड्स के रूप में दिख रहा है वो क्या, कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कौन सा, नेगेटिव चार्ज है। तो इसी वजह से दोनों क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है और एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, दोनों की वजह से। अब उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक इसमें का, अल्फा पार्टिकल्स एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक बोला जाता है इसको, इस चैप्टर का, कि अल्फा पार्टिकल्स एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या रहता है आपका, देख सकते हो आप, इसमें एक गोल्ड फॉइल रहता है। ठीक है, इसमें देखो गोल्ड फॉइल, एक पतली झिल्ली रहती है, गोल्ड का एक पतली झिल्ली रहती है। और इसमें क्या लगा है आपका, फोटोग्राफिक प्लेट, इसके अराउंड क्या लगा हुआ है आपका,
फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है और इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स हैं देख रहे हो आप सब, है ना। अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, इसमें बम्बार्ड किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको बोला जाता है अदर फोर्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें अल्फा पार्टिकल क्या होता है, स्केटर होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट में बोला गया इसमें पहले बोला जाता है कि इसमें जो ई रदरफोर्ड थे, है ना, ई रदरफोर्ड उसके जो स्टूडेंट थे गिगर मॉर्सडेन, है ना, ग्रीगर और मॉर्सडेन थे। उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड जो फॉइल जो रहता है, गोल्ड फॉइल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, दिख रहा है यहाँ पे गोल्ड फॉइल जो दिख रहता है, एक पतली बहुत ही महीन टाइप के गोल्ड फॉइल जो रहती है, उसमें अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या किया, इसमें बम्बार्ड किया, ठीक है। तो उसने बताया थी कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उसका जो मास जो रहता है, हीलियम के जो एटम जो रहते हैं, है ना, हीलियम के जो एटम्स रहते हैं उनके इक्वल और क्या रहता है, पॉजिटिवली होते हैं, पॉजिटिव चार्ज उसमें होते हैं। तो इसी के एक थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो गोल्ड जो फॉइल है उसमें जो जितने भी जो एटम्स हैं उसका जो मास, गोल्ड फॉइल जो है उसका एटम का जो मास है वो क्या होता है, इवनली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन उनको ये एक्सपेक्ट थी कि जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं थोड़े से क्या हो जाएंगे, इससे डिफ्लेक्ट होंगे और सीधे निकल जाएंगे, पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, गोल्ड फॉइल में बम्बार्ड के दौरान यह देखा कि फर्स्ट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास द स्ट्रेथ थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग, विच शो दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो कहने का मतलब है कि जब इसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड किया गया तो ये जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, जो गोल्ड फॉइल जो है उसे बिल्कुल सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो गए, सीधे निकल गए। तो इससे जाहिर होता है कि जो गोल्ड फॉइल जो है उसमें जो पार्टिकल्स जो है, एटम के जो पार्टिकल्स है उसमें का अधिकांश जो स्पेस है वो क्या आपका एम्प्टी है, या फिर एटम इज एम्प्टी बोल सकते हैं। बहुत सारे उसमें स्पेस रहता है, इसी कारण से वो सीधा सीधा निकल गया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम इज एम्प्टी, तो एटम क्या है प्रकार का, उसमें खाली स्थान रहता है। सेकंड में बताया ओनली स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, विच शो दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, है ना। इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत ही कम पार्टिकल अपने मार्ग से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है ना। बहुत ही कम पार्टिकल अपने जो मार्ग है फिर रास्ते है उससे क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इससे प्रूफ होता है कि जो एटम में जो पॉजिटिव पार्ट जो होता है बहुत ही कम स्पेस लेता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इज इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब बहुत ही कम जगह क्या करता है, वो घेरता है स्मॉल वॉल्यूम में, है ना। उसके बाद बोला गया है थर्ड में ओनली इन 20,000 पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाई 180 degree and went back on the same path when it collected with the gold foil. If the alpha particle is bouncing back, then it means that the mass of the atom was densely concentrated in the extremely small region and not spread out uniformly. This means that the mass of the atom was concentrated in a very small volume. तो हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग कितना 20,000 जो पार्टिकल्स थे, है ना, गोल्ड फॉइल में, मतलब महीन पार्टिकल्स से। देखो थर्ड में बोला गया है कि इसमें जब बम्बार्ड कराया जाता है तो इसमें जो गोल्ड फॉइल से जो निकलता है अल्फा पार्टिकल्स, है ना, देख रहे हो आप सब, इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्ड किया जाता है गोल्ड फॉइल में, तो इसमें से 20,000 जो पार्टिकल्स है बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं उसमें से, है ना। उसमें से कुछ ही पार्टिकल क्या होते हैं, वापस आते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब इसमें गोल्ड फॉइल अल्फा कण का बम्बार्ड किया जाता है तो इसमें 20,000, है ना, 20,000 में से क्या होता है, कुछ ही पार्टिकल क्या होता है वापस आ पाते हैं और बाकी सब क्या होते हैं बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जितने भी जो मास ऑफ द एटम जो रहता है स्मॉल वॉल्यूम में क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है, ना कि फैला हुआ। अगर ये कहीं फैला हुआ रहता तो सभी जो पार्टिकल्स जो गए हैं सीधा सीधा बिल्कुल वो भी क्या होते, वापस आते, रिटर्न आते, ठीक है। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया
कि जो आपका जो एटम जो रहता है, ठीक है, ठीक है, से किसने, रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जो आपका एटम जो रहता है उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो जिसको क्या वो नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उसका नाम, न्यूक्लियस नाम दिया, किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, कितना इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बता पाए। तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको इसमें देखेंगे। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे नील, और उसके जो सहयोगी क्या थे, नील बोर और उसके सहयोगी बरी, है ना। नील बोर थे और उसके सहयोगी क्या का नाम क्या था, बरी। तो इसको बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो बोर बरी जो स्कीम जो दिया था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें बताया कि जो फर्स्ट जो सेल जो आपका जो न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन में रहते हैं, मतलब चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इसको कैसे किया जाए, तो ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे या फिर एक जगह चिपक जाते होंगे। तो इसी को नील बोर और कौन थे, बरी, दोनों ने क्या किया था, बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि आउटर मोस्ट सेल जो दिख रहा है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में फर्स्ट जो उसको क्या नाम दिया, के सेल दिया, उसके बाद को एल, उसके बाद को एम, उसके बाद को एन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते और ना ही चिपकते हैं, बिल्कुल अपने अपने सेल में क्या करते रहते हैं, अपने 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 सेल में घूमते रहते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल, ठीक है। तो इसी को जैसे फर्स्ट सेल है उसको के नाम दिया, सेकंड सेल को एल नाम दिया, थर्ड सेल को एम नाम दिया, और फोर्थ सेल को एन नाम दिया। इस तरीके से बोर और बरी ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट डिफरेंट सेल में होता है उसको बताया। इसके बाद देखते हैं हम अगला, बोरबरी स्कीम। बोरबरी स्कीम के अंदर कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको बोर और बरी ने क्या किया था, डिफाइन किया है। तो सबसे पहले बोला गया है, इसका एक फार्मूला बोला गया है, अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसमें बोला गया कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, उसके लिए बोरबरी ने क्या किया था, एक फार्मूला तैयार किया था। तब बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर। जैसे कि हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे, के सेल का लेते हैं, मान लो के सेल में कितना ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट मान लो एग्जांपल, है ना। के सेल का लेते हैं तो ये के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या रखें, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू के का हो गया एल एम एन का लेते हैं। के में क्या था, 2 × 1 स्क्वायर रखे थे, बराबर कितना हुआ, 1 सेल था तो 2 आया इसमें। उसके बाद एल में 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 22 4 4 × 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरीके से इसमें भी 2 × 3 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 18, कितना 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरीके से 2 × कितना, 2 × 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरीके से बोरबरी ने अपने स्कीम के थ्रू बताया गया था। इस तरीके से बोरबरी ने अपने इस स्कीम के थ्रू बताया था कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। उसके बाद सेकंड बताया था कि जैसे कि कोई भी जो सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है, मान लो मैं किसका लेता हूँ एग्जांपल सेकंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accumulated in the outermost cell is 8 is when k is the outermost cell and the maximum number of electron is then 2, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि सबसे जो बाहरी जो सेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है।
जबकि इसका जस्ट अपवाद बोला गया है कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन आर नॉट accumulated in given cell unless their inner cell are filled, that is the cell are filled in stepwise manner। मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी जो सेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन तब तक, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास क्या है, आपका कोई भी जो एक सेल दिख रहा है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कोई भी जो सेल दिख रहा है 1 2, तो ये आपका क्या, आपका न्यूक्लियस। तो जब तक से ये वाला सेल, फर्स्ट वाला जो सेल दिख रहा है के सेल, जब तक से के सेल पूरा फुल नहीं होगा तब तक से आपका एल वाला सेल कभी भी फुल नहीं हो सकता। तो मतलब बोल सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर में देखते हैं इसका, इवन व्हेन द कैपेसिटी ऑफ द अल्टीमेट cell is more than 8 and 9 electron is placed in it only after 2 electron have entered the last cell. For example, the atomic number of calcium is 20 but its electronic configuration is 2882 and not 2891। तो मतलब बोल सकते हैं कि इसमें जो अंतिम जो सेल जो दिख रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसकी कैपेसिटी कितना है, एट इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होने पर ही उसमें किसमें इसकी कैपेसिटी कितना 8 है, तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसके जो अंतिम जो सेल जो रहता है उसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। जब तक से 2 इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक से उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल किसका ले लेते हैं, कैल्शियम का लेते हैं, किसका, कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, ठीक है, तो क्या रहता है 2882। हम इसको ऐसा नहीं ले सकते 2891 ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास पता है कि जितने भी जो सेल जो रहते हैं उसमें अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के बाद जो सेल जो बच गया रहता है वो आउटर मोस्ट सेल में आ जाता है। इस कारण से इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जितने भी जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके इस बोर बर स्क्रीन के थ्रू इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो फर्स्ट दिया द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज नाउ अस एटॉमिक नंबर। जैसे कि क्या है आपका कोई भी जो एटम है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है प्रोटॉन, है ना, तो इसी को क्या बोला गया है नंबर, है ना, इसको एटॉमिक नंबर बोला गया, एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज नाउ अस एटॉमिक नंबर। जितना आपका प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा वही उसका क्या रहेगा एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नाउ अस एटॉमिक नंबर। जैसे कि कोई भी जो हम किसके एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कार्बन के एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कितना कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है 6 प्रोटॉन क्या है आपका प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो इसी को सीधा सीधा बोला गया द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज नाउ अस एटॉमिक नंबर। जो जितना एटम में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा एटॉमिक नंबर कहलाएगा, जिसे हम लोग किससे नोट करते हैं जेड से नोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगला मास नंबर, ठीक है, इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नाउ अस मास नंबर। जितना नंबर, जैसे कि यहाँ पे कोई आपको क्या दिख रहा है आपका, देखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं लगभग। जैसे कि आपका न्यूक्लियस जो दिख रहा है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो बोला गया इसमें द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नाउ अस द मास नंबर, उसे मास नंबर कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका जो न्यूट्रॉन जो क्या रहता है हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, प्रोटॉन क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज में रहता है। तो जब दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जैसे कि आपका क्या दिख रहा है आपका एटम है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहता है प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, तो उसी को बोला गया द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नाउ एज द मास नंबर करके, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग
आइसोटोप एंड आइसोबार। तो फर्स्ट देखते हैं आइसोटोप। आइसोटोप आर atoms of the same elements which have same atomic number but different mass number। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आइसोटोप में जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। मान लो एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ। क्लोरीन क्या है आपका 17 है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर मान लो कितना है, आइसोटोप्स में देखते हैं आइसोटोप आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। जिसमें क्या रहता है, सेम एटॉमिक नंबर रहता है और उसका मास नंबर जो क्या रहता है आपका डिफरेंट रहता है। जैसे कि हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन क्या रहता है C6 और ये क्या रहता है 12 रहता है, C6 और ये कितना 14 रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 6 है ना ये, लेकिन इसका मास नंबर इसको ये आपका इसका मास वाला हो गया और एक क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर वाला हो गया, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और उसका मास नंबर क्या रहता है डिफरेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है, आइसोटोप बोला जाता है। उसी तरह जस्ट अपोजिट है इसमें आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो जैसे कि इसमें बोला गया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, मान लो हमारे पास क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन कितना है आपका, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये आपका 8 और उसका क्या है आपका 16, और उसी तरीके से ले सकते हैं आपका किसका नाइट्रोजन का 7 होता है और ये कितना 16। तो मतलब दोनों का जो दिख रहा है यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या बिल्कुल सेम है। तो इसे क्या बोला जाता है आपका आइसोबार बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।